नमस्ते जी, नमस्ते। ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जो भी मेरा फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट जिस टाइम पे वीडियो को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से मेरा ग्रीटिंग एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो हमने क्या लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किए थे, हमने पहले शुरू किए थे जीएसटी का रिवीजन सेशन, और उसमें हमने अभी डिस्कस कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज योर सेक्शन 12 पहले डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय दैट सेक्शन 13 अपन डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 12 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, राइट। कुछ बेसिक चीज़ अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 12 हम तभी अप्लाई करेंगे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, तभी हम क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। बेसिक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में होंगे तभी हम सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। और एक बात हमने डिस्कस किए थे, जब हमने सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, एक था आपका कंपोजिट सप्लाई और दूसरा आपका था क्या? मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई को हम क्या बोलते थे? नेचुरल बंडल बोलते थे, और मिक्स्ड सप्लाई को अपन क्या कहते थे? आर्टिफिशियल बंडल कहते हैं। इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, अगर इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज योर सर्विसेज है, देन अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। नहीं तो अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 10 और 11 अप्लाई करेंगे, राइट। इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, अगर आपका जो भी हाईएस्ट टैक्सेबिलिटी प्रोडक्ट है, हाईएस्ट टैक्सेबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट है, अगर वो सर्विस है, देन अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। नहीं तो अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 10 अप्लाई करेंगे, राइट। दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, राइट। पहले पहले ये दो बात आपको याद रखना होगा, राइट। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर इंडिया में होगा तभी अपन सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। एंड कंपोजिट सप्लाई केस में प्रिंसिपल सप्लाई अगर सर्विस होता है तभी अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई अगर आपका हाईएस्ट टैक्सेबिलिटी गुड्स है तभी अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 10 अप्लाई करेंगे। अगर हाईएस्ट टैक्सेबिलिटी अपन का क्या है? सर्विसेज है, तभी अपन क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे, राइट। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। देन दूसरा बात ये है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, राइट। अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, राइट। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज वेस्ट बंगाल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज योर वेस्ट बंगाल। देन according to section that is your 7, according to section 7 this is will be your intrastate, माफ़ कीजिएगा, this is your section 8 of IGST Act, this will be treated as intrastate supply and उसके ऊपर अपन क्या लेवी करेंगे? CGST लेवी करेंगे एंड SGST लेवी करेंगे, राइट। CGST लेवी करेंगे एंड SGST लेवी करेंगे। अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहाँ का है? अगर मान लीजिए लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहाँ का है? उड़ीसा का है, तभी क्या दिक्कत आएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ जिसके
अगर उसको हम अच्छे तरह से याद कर ले, लर्न कर ले, समझ ले, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, राइट, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहाँ का है, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट उड़ीसा का है, तभी उसको क्या दिक्कत आएगा, आईटीसी लेने में दिक्कत आएगा। जी हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, आईटीसी लेने में दिक्कत आएगा। अगर वो रिसिपेंट रजिस्टर पर्सन होगा, अगर वो रिसिपेंट रजिस्टर पर्सन होगा, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट लेने में दिक्कत आएगा। तो जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हमने डिटरमाइन करेंगे, ओके। जब भी अपन क्या डिटरमाइन करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी अपन क्या डिटरमाइन करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, तो हमको पहले ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर ये रिसिपिएंट रजिस्टर है या नहीं है, रजिस्टर है या नहीं है। अगर हमारा आंसर येस आता है, दैट मीन्स अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आपका रजिस्टर पर्सन है, तब हम ये कोशिश करेंगे, हम नहीं कोशिश करेंगे, लॉ मेकर का ये इंटेंशन है, तभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई को हम कोशिश करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सके, दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ योर रिसिपिएंट। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती हम प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमने डाल देंगे, लेकिन
प्लेस ऑफ सप्लाई हम कोशिश करेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आए। राइट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ जाता है तभी रजिस्टर पर्सन दैट इज योर रिसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये लॉ मेकर का इंटेंशन है। तो जैसे ये लॉ मेकर का इंटेंशन है प्लेस ऑफ सप्लाई को ऑलवेज तो नहीं, हम कोशिश करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे भी तरह लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर आ जाता है इन केस ऑफ रजिस्टर पर्सन तो आईटीसी लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। राइट ये चीज़ हमको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। रिसिपिएंट रजिस्टर पर्सन है या नहीं है। अगर वो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता है तब हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ सके ताकि वो रिसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत ना आए। राइट कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात और क्या हम पहले क्या चेक करेंगे ये रजिस्टर पर्सन है या नहीं है, दैट इज योर रिसिपिएंट विद द रजिस्टर पर्सन और नॉट। दूसरी बात हम क्या दिमाग में रखेंगे, ध्यान दीजिए पहले से भी हमने ये पढ़ा था जीएसटी इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। जीएसटी इज बेस्ड ऑन योर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल दैट इज योर कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल। राइट कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल। राइट उसमें हम क्या करेंगे और एक बात दिमाग में रखेंगे नेचर ऑफ सर्विस दैट इज नेचर ऑफ सर्विस क्या है, दैट इज व्हेयर सर्विस कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पे ये सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है। दूसरी बात ये बात हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। राइट जैसे कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या आ सके प्लेस ऑफ कंजम्पशन आ सके। राइट तो जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे दो चीज़ हमको माइंड में रखना पड़ेगा, एक वेदर रिसिपिएंट इज रजिस्टर है या नहीं है, और दूसरा बात क्या हमको दिमाग में रखना पड़ेगा दैट इज नेचर ऑफ सर्विसेज, दैट इज ये सर्विसेज कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। नेचर ऑफ सर्विसेज से अगर हमको पता चल गया कि सर्विस इस लोकेशन पर कंज्यूम हो रहा है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ योर कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। दैट इज जहाँ पे भी आपका क्या हो रहा होगा, जहाँ पे भी आपका सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा होगा उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। राइट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमने ऑडिट के काम के लिए, हमारा ऑफिस के काम के लिए आर्टिकलशिप टाइम के पीरियड मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल को किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए जा रहे थे। राइट वहाँ पे मान लीजिए हमने आइनॉक्स में क्या देखा, कुछ भी मूवी हमने देखने के लिए गए तो वहाँ पे क्या होगा, सर्विस कहाँ पे कंज्यूम हुआ, वेस्ट बंगाल पे कंज्यूम हुआ। उसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज योर लोकेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे हम वाटर पार्क को घूमने के लिए गए, कोलकाता में वाटर पार्क को घूमने के लिए गए। राइट जो भी हमने टिकट परचेज किए दैट इज़ योर कंजम्पशन ऑफ सर्विस कहाँ पे हुआ, दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल में हुआ। दैट इज़ इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर वेस्ट बंगाल। ये दो चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। पहले बात अगर रिसिपिएंट रजिस्टर पर्सन है या नहीं है, और दूसरी बात नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, दैट इज सर्विसेज कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। जहाँ पे भी सर्विस का नेचर पता चल जाएगा, कहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है, उसी केस में
place of supply will be your place of consumption of service. I think you all are getting my points. ओके तो ये दो चीज़ हमको दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि हमारा प्लेस ऑफ सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज कभी भी गलत नहीं होगा। ये लर्न करने का ये एक सिंपल तरीका है, मेरे तरफ से ये एक सिंपल तरीका है, राइट। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है सेक्शन 12 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया, राइट। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 that is applicability of provision to determine place of supply of services where location of supplier of services and location of recipient of services is in India। सबसेक्शन 1 में ये बात बोला गया कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में होगा तभी अपन क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे, राइट। सबसेक्शन 2 में ये सबसेक्शन 2 में प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14। ध्यान दीजिए, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ सर्विसेज, दैट इज where the services are actually consumed, that is in subsection 3 से जब हम subsection 14 तक डिस्कस करेंगे वहाँ पे नेचर ऑफ सर्विस का पता चल जाएगा। अगर नेचर ऑफ सर्विस का हमको पता चल जाता है तभी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, दैट इज़ द प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली कंज्यूम। जहाँ पे हमने सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। सेक्शन 2 में ये बात बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14। इसका मतलब ये है अगर सेक्शन 13 टू सेक्शन 14 में जो भी सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं उसके अलावा अगर कोई सर्विस आता है देन सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा, राइट। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा। अगर कौन सी केस में अप्लाई होगा, अगर वो सर्विसेज सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 12 में नहीं फॉल करता है तो हमने सेक्शन 2 अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसेक्शन 2 को हम 2 बार रीडिंग करेंगे। अभी एक बार हम रीडिंग करेंगे और जब भी हम कंप्लीट कर लेंगे सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 14 तक तभी एक बार हमने फिर सबसेक्शन 2 को रीड करेंगे, राइट। दैट इज ध्यान दीजिए सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस मेड टू ए रजिस्टर पर्सन में बिल्कुल लास्ट में आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसमें डिटेल्स आएगा जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू ए रजिस्टर पर्सन, राइट, अगर हमने कोई भी रजिस्टर पर्सन को कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट पॉइंट ये आपको बोला था, जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे पहले हमको चेक करना पड़ेगा वो रिसिपिएंट वो बंदा रजिस्टर है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर पर्सन होगा देन प्लेस ऑफ सप्लाई हम कहाँ का लेंगे, लोकेशन ऑफ सच पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे ताकि वो रिसिपिएंट को आईटीसी लेने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। उसके बाद मेड टू ए पर्सन अदर देन रजिस्टर पर्सन। ध्यान दीजिए, अगर हमने कोई सर्विस का सप्लाई करते हैं टू ए ऑन रजिस्टर पर्सन, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड where द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, राइट। अगर
सप्लायर ऑफ सर्विस के रिकॉर्ड में उस रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट करता है, देन लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मान लीजिए उस बंदे का, उस रिसिपिएंट का कोई एड्रेस भी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर लोकेशन ऑफ सप्लाई और सर्विस। देन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का हो जाएगा, दैट इज योर लोकेशन ऑफ सप्लायर। फटाफट रिकल कीजिए, हमने क्या अभी तक डिस्कस किया। सेक्शन सबसेक्शन 2 में हमने ये डिस्कस किया कहाँ पे सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा, अगर वो सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज सबसेक्शन 3 और 2 सबसेक्शन 14 तक जो भी सर्विसेज नोटिफाइड है वहाँ फॉल नहीं करेगा, तभी हम सबसेक्शन 2 अप्लाई करेंगे, राइट। सबसेक्शन 2 में 2 बात की गई है, अगर हमने कोई सर्विस का सप्लाई करते हैं कोई भी रजिस्टर पर्सन को, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, दैट इज सच रजिस्टर पर्सन का प्लेस व एड्रेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर मान लीजिए हमने कोई ऑन रजिस्टर पर्सन को कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, इन दैट केस अगर वो ऑन रजिस्टर पर्सन का रिकॉर्ड, एड्रेस का रिकॉर्ड हमारा पास एग्जिस्ट है, देन लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर उस रिसिपिएंट, उस बंदा का हमारा पास कोई भी एड्रेस नहीं है, सप्लायर के पास कोई भी एड्रेस नहीं है, दैट इज रिकॉर्ड में कोई भी एड्रेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर लोकेशन ऑफ सच सप्लायर। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए सबसेक्शन 3 ओके ध्यान दीजिए, सबसेक्शन 3 में बेसिकली 3 क्लॉज है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज डी क्या है बाद में मैं बताऊंगा। वो है एनी ancillary services, any services ancillary to the services referred in clause A, clause B, clause C। क्लॉज ए बी सी में जो भी सर्विसेज मेंशन की गई है उसके रेफरेंस में अगर कोई आंसिलरी सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं, देन ऑल्सो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा, वो क्लॉज डी में बात कर रहा है, राइट। पहली बात, सप्लाई ऑफ सर्विसेज in case of place of supply of service, place of supply directly in relation to a movable property। indirect connection यहाँ पे कवर नहीं है। जो भी डायरेक्टली रिलेशन टू वन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, डायरेक्ट रिलेशन टू वन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। एक मिनट, हाँ, डायरेक्ट रिलेशन टू वन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका बिल्डिंग का बात कर रहा है, राइट। बिल्डिंग का बात कर रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, रियल इस्टेट सर्विस के केस में भी आ जाएगा। डायरेक्टली इन रिलेशन टू वन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर और अदर रिलेटेड एक्सपर्ट और रियल इस्टेट एजेंट। रियल इस्टेट एजेंट के बात ये कर रहा है, मान लीजिए भुवनेश्वर में मैं कहीं पे भी एक रूम रेंट में ले रहा हूँ, राइट, जिसका रेंट पर मंथ है 1 लाख रुपया। जो भी एजेंट मेरे लिए ये रूम का इंतज़ाम कर रहा है, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट है कि वो जितना भी रेंट आएगा 25% उसका चार्ज लेगा, मेरे से 25% चार्ज लेगा, और जो भी आपका वहाँ लैंडलॉर्ड होगा, ओनर होगा ऑफ दैट बिल्डिंग, उनसे भी 25% लेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज इस्टेट एजेंट। वो भी जो सर्विसेज दे रहा है, दैट इज़ मेरे लिए वो क्या कर रहा है ना, बिल्डिंग का अरेंजमेंट कर रहा है, और वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या कर रहा है ना, बिल्डिंग को रेंट में दे रहा है, राइट। वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
देन प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी, यहाँ पे ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ये यहाँ पे कॉलम 2 में लिखा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी लोकेशन at which the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located. In that case में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आ जाएगा, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच आर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक लेटर मिस्टेक है, लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया, राइट। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगा आपका ना, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। क्लॉज बी में ये मेंशन किए हैं, बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन ए होटल, इन और गेस्ट हाउस और होम स्टे, क्लब और कंपोजिट by whatever name so called and include a house, boat or any other vessel। क्लॉज 2 में ये बात कर रहा है क्लॉज 2 में ये बात कर रहा है, अगर कोई भी एक मिनट अगर क्या है कोई भी लॉजिंग अकोमोडेशन हम ले रहे हैं होटल में या गेस्ट हाउस में या होम स्टे, क्लब या कंपोजिट बाय व्हाटएवर नेम सो कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग ए हाउस बोट और एनी अदर वेसल्स, राइट। यहाँ पे होटल का सर्विस दैट इज अकोमोडेशन का सर्विस का बात कर रहा है, लॉजिंग अकोमोडेशन का बात कर रहा है, राइट, लॉजिंग अकोमोडेशन का बात कर रहा है क्लॉज बी में। इन दैट केस अगर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इंडिया होगा, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। क्लॉज सी में ये बात कर रहा है, बाय वे ऑफ अकोमोडेशन in any immovable property for organizing any marriage or a reception or matter related official, cultural, social, religious or business function including services provided in relation to such function at such property। ध्यान दीजिए क्लॉज सी में ये बात कर रहा है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने कोई बर्थडे पार्टी या मैरिज पार्टी या रिसेप्शन पार्टी और कोई बिजनेस मीटिंग और कोई बिजनेस सेमिनार हम ले रहे हैं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए फटाफट रिकल कीजिए, से क्लॉज ए में क्या बात किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, राइट। अगर कोई मान लीजिए बिल्डिंग का मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ या कोई इंटीरियर डेकोरेटर ले रहा हूँ या कोई इंजीनियर सर्विस ले रहा हूँ और कोई एक्सपर्ट का एडवाइस में ले रहा हूँ, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट इज योर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज योर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लॉज बी में ये बात किया, अगर मैंने कोई लॉजिंग अकोमोडेशन ले रहा हूँ कोई होटल में, इन में, गेस्ट हाउस में और एनी क्लब में, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लॉज सी में भी अगेन वही बात कर रहा है, अगर मान लीजिए मैं कोई मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट लेता हूँ, अकोमोडेशन लेता हूँ, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए इन तीनों केस में एक बात कॉमन है, अगर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इंडिया है, लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी इंडिया है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन आता है, सर हमको ये बताइए तो अगर ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी का एड्रेस और लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या होगा,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा। मैंने बोला नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, अगर इन तीनों केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा, अगर ये आउटसाइड इंडिया होगा, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ध्यान दीजिए, विराट कोहली ने आउट ऑफ इंडिया में मैरिज किया, राइट, दैट इज योर लोकेशन ऑफ सप्लायर, that is your place of supply is that is your location of such immovable property is outside India. In that case place of supply will be your location of recipient, that is your जहाँ पे भी विराट का एड्रेस होगा वही हो जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फटाफट 30 सेकेंड में रिवीजन कीजिए। सबसेक्शन 3 ये बात कर रहा है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और कोई होटल लॉजिंग अकोमोडेशन का मैं सर्विस ले रहा हूँ, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, ये मैरिज का हो सकता है, रिसेप्शन का हो सकता है, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस हो सकता है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया है, इन दैट केस place of supply of such services will be location of such immovable property। मैंने आपको पहले से एक बात बताया था, अगर नेचर ऑफ सर्विस से हमको ये पता चल रहा है where services has been consumed, हमने कहाँ पे सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वही प्लेस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, दैट इज लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रिसिपेंट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, आगे चलिए। यहाँ पे लिखा है, इफ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be your location of the recipient, that is location of your recipient। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है, where the immovable property boat or vessel is located in more than one state or union territory, supply of services shall be treated as made in each of such respective state or union territory in proportion to their value of services, separately collected or determined in terms of contract or in any absence of contract on other prescribed basis। ध्यान दीजिए, अगर मैंने कश्मीर को घूमने के लिए गया था, राइट, मान लीजिए, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मान लीजिए मैं कश्मीर को घूमने के लिए जा रहा हूँ, राइट, वहाँ पे जो भी एक होटल है, मान लीजिए ताज का कोई होटल, माने ताज होटल है कश्मीर में, एक 5 स्टार ताज होटल है, जहाँ पे मैं 2 डेज के लिए स्टे कर रहा हूँ, राइट। उसी ताज होटल का और एक लोकेशन दिल्ली में है, राइट, दिल्ली में मैं 3 दिन के लिए स्टे कर रहा हूँ, राइट। अगर ये ताज होटल मेरे से एक कंसोलिडेटेड फ़ी चार्ज कर रहा है, मान लीजिए मेरे से ये 10 लाख रुपया चार्ज किया 5 दिन के लिए, 10 लाख तो ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया चार्ज किया 5 दिन के लिए, राइट। इन दैट केस पहले वाले केस में ये तो लोकेशन हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरी वाले केस में लोकेशन कहाँ पे आ गया आपका, दिल्ली में आ गया। इन दैट केस ये दोनों के लिए मेरे से कंसोलिडेटेड फ़ी चार्ज कर रहा है। इन दैट केस वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी दैट इज योर यहाँ पे 2 डेज था, 2/5, कश्मीर के लिए क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 1 लाख, एंड दिल्ली के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 1 लाख, राइट। I think you all are getting my points। okay
ओके, यहाँ पे एक अमेंडमेंट रूल आया है, नया रूल है, दैट इज योर रूल नंबर 4। ये भी वही बात कर रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया, राइट। ये भी वही बात कर रहा है, फटाफट 2 मिनट लगेगा, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। Services provided by way of lodging, accommodation by hotel, inn, guest house, etc. and its any ancillary services other than the case where such good is a single property located in 2 or more contiguous state or union territory or both, then number of night stayed in such property, right। ये एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे कवर हो रहा है, तो एग्जाम्पल 1 यहाँ पे थोड़ा रीड कर लीजिए। मान लीजिए ए होटल चेन एक्स चार्जेस ए कंसोलिडेटेड फी ₹30,000 फॉर स्टे in its 2 establishment, that is in Delhi and Agra, where the stay in Delhi is 2 nights and stay at Agra for 1 night. Then place of supply in case is both in the Union Territory of Delhi and state of UP, and services shall be deemed to have been provided in Delhi and UP in the ratio of 2:1 respectively. That is your number of night stay, okay, नंबर ऑफ नाइट स्टे। ये आपके लिए इतना भी रिलेवेंट नहीं है, फिर भी नया रूल आया है, उसको थोड़ा हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज रिसेप्शन एट्सेट्रा। देन अगर 2 स्टेट में अगर any other services provided in relation to immovable property, services by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage reception or supply of accommodation by hotel or in guest house, club, marriage, composite, whatever name called, where such property is a single property located in 2 or more contiguous state or union territory, services ancillary to such services mentioned in above। ध्यान दीजिए, जो भी बाकी सर्विसेज ले रहा है जहाँ पे प्रॉपर्टी 2 स्टेट में है, कहीं एक स्टेट का बॉर्डर में इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लोकेटेड है, और मान लीजिए ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, ये उसका बॉर्डर है। जो भी होटल में हम रह रहे हैं उनका कुछ भी प्रॉपर्टी उड़ीसा में आता है और बाकी हिस्सा कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। इन दैट केस जो भी वैल्यू ऑफ सर्विसेज आएगा वो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय हाउस, बोट और वेसल एंड एनी एंसिलरी सर्विसेज, इस केस में किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टाइम स्पेंड बाय बोट और वेसल इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विसेज प्रोवाइडर। वो रिसिपेंट कोई बोट में या वेसल में क्या कर रहा है, लॉजिंग एकोमोडेशन ले रहा है, तो जो भी ये वैल्यू डिटरमाइन करेगा, टाइम डिटरमाइन करेगा, जो भी स्टेट में जितना टाइम वो स्पेंड करेगा उस टाइम के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। हालांकि ये नया रूल है, आपके लिए कोई चांसेस भी नहीं है एग्जाम में आने के लिए, मैं थोड़ा यहाँ कवर कर लिया, राइट। दैट देन कम्स टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सबसेक्शन 3। दिस विल बी योर सबसेक्शन 4। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा सबसेक्शन 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग एंड फिटिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, देन place of supply shall be location where the services is actually perform। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये पहले से बता चुका हूँ,
अगर नेचर ऑफ सर्विसेज हमको पता चल रहा है, नेचर ऑफ सर्विसेज मीन्स सर्विसेज कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, अगर हमको पता चल रहा है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म। मान लीजिए मैं फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सर्विस कहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, सर्विस कहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना, जिम सेंटर में कंज्यूम कर रहा हूँ। इन दैट केस जिम सेंटर जहाँ पे भी होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इस उसी प्लेस का हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए मैं कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज ले रहा हूँ, फेशियल ले रहा हूँ, इन दैट केस जहाँ पे भी मैं सर्विस ले रहा हूँ ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके 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 यहाँ पे सेक्शन सबसेक्शन 4 का एक एग्जाम्पल लिख लेना। अगर मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल को घूमने के लिए गया था, एक मीटिंग लेने के लिए गया था, वहाँ पे जो होटल में स्टे किया था वहाँ पे एक मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया था, कुछ भी फेशियल लिया था। इन दैट केस, इन सच ए केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर वेस्ट बंगाल, दैट इज़ जहाँ पे मैंने ये सर्विस को कंज्यूम किया था और अवेल किया था, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट विल बी योर क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। ओके यहाँ पे मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट कहाँ पे ले रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में ले रहा हूँ। यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कहाँ पे आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ पे आ गया, वेस्ट बंगाल का आ गया। दैट इज अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन 8 where the location of supplier and place of supply belongs to a same state. In that case your place of supply will be sorry, in that case such supply of services will be treated as intrastate supply and accordingly SGST and CGST will be levied. I think you all are getting my point. Okay okay यहाँ पे सेक्शन 5 the place of services in relation to training and performance appraisal to ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग दे रहा है। परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब आप लाइव टीवी शो देख रहे होंगे जहाँ पे आपका आता है सारेगामापा लिटिल चैम्प, जहाँ पे 3 जज थे, नेहा कक्कर, बाकी 2 क्या थे, हिमेश रश्मिया और एक क्या थे उनका नाम मैं भूल गया। वो क्या कर रहे थे ना, परफॉर्मेंस को अप्राइजल कर रहे थे। यहाँ पे एक स्टिक लेके मार्क दिखा रहे थे, राइट। ये है परफॉर्मेंस अप्राइजल। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और परफॉर्मेंस अप्राइजल दे रहा हूँ एंड वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रजिस्टर पर्सन है, तो पहली बात मेरे को ये बताओ, ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्राइजल के सर्विस के ऊपर जो भी जीएसटी दे रहा है, जो भी जीएसटी दे रहा है ट्रेनर को, जो भी जीएसटी दे रहा है किसको, ट्रेनर को, उसका वो आईटीसी लेगा या नहीं लेगा, उसका वो आईटीसी का बेनिफिट लेगा या नहीं लेगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये सर्विस के लिए सॉरी बिजनेस के लिए ट्रेनिंग दे रहा है एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी ये जीएसटी पे कर रहा है उसका आईटीसी, उसका क्रेडिट, उसका बेनिफिट ये जरूर लेगा अगर ये रजिस्टर पर्सन है तो इन दैट केस
मैंने आपको पहले बात ये बताया था, जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का डिटरमाइन करेंगे, हमको पहली बात ये चेक करना पड़ेगा वो रिसिपेंट बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो हमारा कोशिश होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारा नहीं लॉ मेकर का इंटेंशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई किसी की तरफ भी क्या आ जाए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ जाए, ताकि वो आईटीसी का बेनिफिट इजी तरह से ले सके। अगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विसेज ले रहा है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। तो सर ये बताओ, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मैं तो आपको पहले से ये बताया था, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो हम नेचर ऑफ सप्लाई की तरफ चले जाएंगे। नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा? जहाँ पे सर्विस का एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, जहाँ के सर्विस का डेस्टिनेशन है, उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्राइजल टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, देन लोकेशन वेयर द सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म। अभी तक हमने चार सबसेक्शन कंप्लीट किए। एक था सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये बोल रहा था जब सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 14 में जो भी सर्विसेज नोटिफाइड है, उसी के हिसाब से अगर कोई सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर योर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 12, राइट। राइट। सेक्शन 3 में हमने 3 क्लॉज कवर किए थे। एक था इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा था लॉजिंग एकोमोडेशन, तीसरा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमने कोई पार्टी अरेंज कर रहा है। इन दैट केस अगर ये लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में होगा, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर फटाफट लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट। सबसेक्शन 3 में हमने ये कवर किया था, अगर कोई रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, बॉडी फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस ले रहे हैं, तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सर्विसेज कहाँ पे आ जाएगा? सबसेक्शन 4 में कहाँ पे आ जाएगा ना, जहाँ पे हमने ये सर्विसेज एक्चुअली ले रखा है, ये उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 5 में अपन ने क्या कंप्लीट किया? जब अगर कोई ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्राइजल हो रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट। अगर क्या होगा? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्राइजल कोई ऑन रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, इन दैट केस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म, राइट। comes to your point number 6 of section 6. Place of supply of services provided by way of admission to a cultural artist। यहाँ पे एडमिशन का मतलब ये लिखिए एंट्री पास। मान लीजिए आपका कोई मूवी का शो चल रहा है, हमने टिकट किया और एंटर कर गया वो मूवी को देखने के लिए। इन दैट केस place of supply shall be place where the event is actually held। जहाँ पे ये कल्चरल बा आर्टिस्ट बा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके उसका एग्जाम्पल थोड़ा नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए बीसीसीआई अपना क्या कर रहा है? आईपीएल मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है।
सबसेक्शन 7 का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, सबसेक्शन 6 का मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए बीसीसीआई क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, आईपीएल का एक मैच मुंबई में ऑर्गेनाइज होना था। आईपीएल का फाइनल मैच कहाँ पे होना था? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था। कुछ भी अनअवॉइडेबल रीजन के लिए ये मैच कहाँ कहाँ को शिफ्ट हो गया? मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल, दैट इज योर ईडन गार्डन को क्या हो गया, ये मैच शिफ्ट हो गया। इन दैट केस जिन लोगों का भी टिकट मुंबई मैच के लिए था, वो लोग कहाँ पे एडमिट हो गए, मतलब एंट्री हो गए, एंट्री पास मिल गया वेस्ट बंगाल का ईडन गार्डन में मैच देखने के लिए। एंट्री मिल गया, एडमिशन मिल गया। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कहाँ हो जाएगा? वेयर मैच हैज बीन प्लेड, जहाँ पे भी मैच अभी का खेल मैच हो रहा होगा उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ सप्लाई of services provided by way of organization of a cultural, artist, sporting, scientific, educational और entertainment event ध्यान दीजिए। including supply of services in relation to conference, fair, exhibition, celebration and similar event or services ancillary to the organization of any events or assigning the sponsorship of such event in that case। ध्यान दीजिए, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सबसेक्शन 7 है आपका। अगर कोई इवेंट क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर कोई इवेंट क्या हो रहा है, एक मिनट, अगर कोई इवेंट क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज हो रहा है। दैट मे बी योर कल्चरल, दैट मे बी योर आर्टिस्ट, दैट मे बी योर स्पोर्ट्स, दैट मे बी योर एजुकेशनल, राइट। अगर ये सर्विसेज हम किसको दे रहे हैं? कोई रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं, कोई रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर कोई ऑन रजिस्टर पर्सन को ये सर्विस हम दे रहे हैं, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली बीन हेल्ड। ध्यान दीजिए, मैं उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बीसीसीआई, आप सबको पता है, आईपीएल मैच, आईपीएल का जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप में एक डिफरेंसेस है। ध्यान दीजिए, जो भी हमारा जर्सी है, जो भी इंडियन टीम का जर्सी है, वो ओप्पो क्या कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है। मान लीजिए आईपीएल मैच को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? वीवो आईपीएल 2018-19 का 18 और 19 में वीवो आईपीएल मैच को क्या कर रहा था? स्पॉन्सर कर रहा था, राइट। जहाँ पे भी बॉलर अपना क्या शुरू करता है? रन अप शुरू करता है, वहाँ पे क्या हमको दिखता है ना? ओप्पो का एक लोगो दिखता है, राइट। ओप्पो का एक लोगो दिखता है। ओप्पो ने क्या किया? ओप्पो कंपनी ने क्या बीसीसीआई को 500 करोड़ रुपया दे दी, 500 करोड़ रुपया दे दी और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जहाँ पे भी बॉलर रन अप करेगा वहाँ पे ओप्पो दिखता हमको दिखाई दे। ओप्पो ही सॉरी वीवो हमको क्या करे? दिखाई दे। वीवो हमको क्या करे? दिखाई दे। दिस इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्सरशिप। हर विकेट गिरने के बाद और ओवर एंड के बाद जो भी क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है। वहाँ पे क्या हमको वो लोग दिखाते हैं कि वो मोबाइल का मॉडल क्या है,
कैमरा का कैपेसिटी कितना है और उसका रैम कितना है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, एक्सटर्नल स्टोरेज कितना है, वो सब दिखाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप, राइट। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहा था, मान लीजिए बीसीसीआई आईपीएल का मैच होस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे वीवो क्या आया, बीसीसीआई को 500 करोड़ रुपये के एक एग्रीमेंट करा, राइट। और ये साइन हुआ कि जहाँ पे भी बॉलर रनअप करेगा वहाँ पे वीवो का क्या दिखे, वीवो ही वीवो दिखे, ग्राउंड में वीवो ही वीवो दिखे। अच्छा यहाँ पे बताओ सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। यहाँ पे रिसिपिएंट है वीवो कंपनी और सप्लायर कौन है, बीसीसीआई है आपका सप्लायर। बीसीसीआई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, बीसीसीआई यहाँ पे क्या हमारा एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड उसमें वीवो क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है सच इवेंट को, राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ वीवो जो भी सर्विस ले रहा है बीसीसीआई से, उसके लिए कितना रुपया दे रहा है, 500 करोड़ का रुपया दे रहा है। अच्छा वीवो उनके ऊपर टैक्स देगा या नहीं देगा, जीएसटी देगा या नहीं देगा, सर जरूर देगा, क्योंकि ये तो टैक्सेबल टेरिटरी में आ रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय बीसीसीआई है, देन रिसिपिएंट को क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा ये बात मेरे को बताओ वीवो उस आईटीसी का उस जीएसटी का आईटीसी का बेनिफिट लेगा या नहीं लेगा, सर वो आईटीसी का बेनिफिट तो जरूर लेगा, वीवो तो एक रजिस्टर पर्सन है। मैंने तो पहले आपको बताया है अगर कोई सर्विसेज हमने कोई रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं, अगर हमारा रिसिपिएंट रजिस्टर पर्सन है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई को हम प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, उस बंदे का जहाँ पे भी लोकेशन होगा उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, राइट। अगर कोई सर्विसेज हमने दे रखे हैं ऑन रजिस्टर पर्सन दैट इज अदर देन रजिस्टर पर्सन, देन प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे सर्विस का कंजप्शन हो रहा है उसी प्लेस को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा स्पीड हो रहा होगा देन आप क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड को कम करके देख लेंगे, ओके। अगर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा स्पीड को थोड़ा कम रखने के लिए, अगर कहीं पे भी स्पीड ज़्यादा हो रहा होगा मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आप थोड़ा स्लो करके देख लेंगे यूट्यूब चैनल पे, राइट, ओके। If the event is held outside India, place of supply shall be the location of a recipient. Where the event is held in more than one state or union territory and consolidated amount is charged, then supply of services relating to such event, place of such services shall be taken as being each of respective state. ये बात हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। Then comes to your next point that is your very important ये दो वाला पॉइंट है, that is your पॉइंट नंबर 9। ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 8 ये बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर टू ए रजिस्टर पर्सन shall be location of such person, a person other than registered person shall be location at which goods are handed over to their transportation। ध्यान दीजिए मैं ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरा कोई गुड्स, मान लीजिए एक कंसाइनर अपना गुड्स क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके कंसाइनर के पास, कंसाइनी के पास भेज रहा है, राइट।
राइट। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन होगा, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन होगा, कॉन्साइनर होगा ये या कॉन्साइनर होगा। ध्यान दीजिए, एक सिंपल रूल है, जो भी बंदा कंसिडरेशन पे करेगा उसको हम क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट मान लेंगे। जो भी बंदा क्या करेगा, कंसिडरेशन का पेमेंट करेगा, उसको हम क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट मान लेंगे। इन दैट केस ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ का हम गुड्स कर रहे हैं, गुड्स का कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो मेल में हो रहा है या कोरियर में हो रहा है। अगर हमने कोई रजिस्टर पर्सन को दे रहे हैं, मान लीजिए द कॉमर्स एकेडमी इज ए रजिस्टर पर्सन। फिलहाल अभी तक तो रजिस्टर पर्सन नहीं है, एज क्विक एज पॉसिबल वो रजिस्टर पर्सन होगा। मान लीजिए रजिस्टर पर्सन है। जो भी आप स्टूडेंट लोग हैं आपका क्या हो रहा है, डिमांड आ रहा है कि सर आपका जो भी नोट्स है हमको थोड़ा क्या कीजिए, सेंड कीजिए, हम ये पढ़ाई करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरा जो भी नोट्स है उनका प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कोरियर में सेंड कर दिया या मेल में सेंड कर दिया या पोस्ट में सेंड कर दिया। तो मेरे को ये बताइए, जो भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा, ये गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मेरा जो बुक्स मेरे से आप तक जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, तो कोरियर को चार्जेस कौन देगा। तो द कॉमर्स एकेडमी, मैं तो क्या हूँ रजिस्टर पर्सन हूँ, तो मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो भी बंदा पेमेंट करेगा उसको हम क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट मान लेंगे। उसको हम क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट मान लेंगे। अगर वो बंदा रजिस्टर पर्सन होगा, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, दैट इज मेरा एड्रेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरा बात, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि इसके पास कोई राखी सेंड कर रहे हैं, राइट। या मान लीजिए आप फीमेल है, गर्ल्स है, तो अपने ब्रदर के पास क्या सेंड कर रहे हैं, राखी सेंड कर रहे हैं। और मान लीजिए आप गाइज हैं बॉयज़ हैं, सॉरी, आप मान लीजिए आप बॉयज़ हैं, तो राखी का जो भी गिफ्ट है आप अपना सिस्टर के पास क्या कर रहे हैं, मेल में वो गिफ्ट सेंड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ध्यान दीजिए, उस टाइम पे कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है ना। आप तो सर क्या बात कर रहे हैं, हमारा कुरियर जाएगा, जब भी हम स्पीड पोस्ट करने के लिए पोस्टल को जाएंगे, तभी हमने क्या करेंगे ना, पेमेंट करेंगे। तो हमें तो सर आपने तो अभी अभी बताया जो पे करेगा वो हो जाएगा कौन, रिसिपेंट ऑफ द सर्विस। बट ये केस कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, अगर वो रिसिपेंट बंदा रजिस्टर है। मान लीजिए आप कोई राखी सेंड कर रहे हैं और कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, तो क्या आप रजिस्टर पर्सन है, नहीं, आप तो रजिस्टर पर्सन नहीं है। इन दैट केस जहाँ पे वो गुड्स लोड हो रहा है या हैंडेड ओवर हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, राइट। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर वो मेल में या कोरियर में हो रहा है, अगर कोई एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन at which such goods are handed over for their transportation, right. Where the transportation of goods is to place outside India, place of supply shall be place of destination of such goods। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी गुड्स आउटसाइड इंडिया को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। जहाँ को ये गुड ट्रांसपोर्ट होगा, उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ध्यान दीजिए, लॉ मेकर का
और गवर्नमेंट लोगों का ये इंटेंशन ये यहाँ पे ये था कि जैसे ही गुड्स आउटसाइड इंडिया जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट मान लेंगे। अगर एक्सपोर्ट मान लेंगे तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर ये इंटेंशन होगा लॉ मेकर का या गवर्नमेंट का, तभी तो वो पूरी तरह यहाँ पे इस सोच में फेल होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे क्या होना जरूरी है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। और जो भी कंसिडरेशन आएगा वो फॉरेक्स में आना जरूरी है, तभी उसको हम क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर उसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमने आउटसाइड ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सच सर्विसेज एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन वहाँ पे हम कम्प्लीटली फेल हो गए हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन ये बोलता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, और कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरेक्स में आना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। राइट। देन आता है योर पॉइंट नंबर, दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान दीजिए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसेक्शन 8 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन शाल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। मैंने ये बात आपको पहले से बताया है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सर्विसेज हम दे रहे हैं देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन आएगा। अगर हमने कोई अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं देन प्लेस ऑफ सप्लाई शाल बी प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स द कन्वेयंस। गुड के केस में हमने ये बताया था, जो प्लेस में हमने गुड्स को हैंडेड ओवर किया उसी प्लेस को हमने क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और पैसेंजर के केस में हमने सबसेक्शन 9 में ये बात बोला गया कि जहाँ में पैसेंजर एम्बार्क्स कन्वेयंस में होंगे फॉर कॉन्टिन्यूस जर्नी, उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। राइट। मान लीजिए कोई एक बंदा बॉम्बे से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से कहाँ जाएगा, लंदन जाएगा। राइट। अगर ये बंदा बॉम्बे से फ्लाइट में एम्बार्क हुआ, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर बॉम्बे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जर्नी का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूस जर्नी का ये मतलब है, तो मैं आपको पहले में मेरा डेफिनेशन था, पहला डेफिनेशन वहाँ पे आपको कवर कर लेता हूँ। राइट। कॉन्टिन्यूस जर्नी मीन्स a journey for which a single or more than ticket or invoice is issued at a time। ध्यान दीजिए, प्रथम कंडीशन, पहला कंडीशन ये है, आइदर ए सिंगल और मोर देन वन टिकट इशूड होना चाहिए सेम टाइम पर। पहले ये बात है, आइदर बाय सिंगल सप्लायर ऑफ सर्विस और थ्रू एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ more than one supplier of services and which involves no stopover। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, involves no stopover। उसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे को जरूरी काम के लिए
मान लीजिए उड़ीसा से दिल्ली जाना था, राइट, बट उड़ीसा से दिल्ली तक कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, कोई भी क्या नहीं था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। जब भी मैं एजेंट को फ़ोन किया एक टिकट बुक करने के लिए, किसी भी तरह मेरे को उड़ीसा से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना है, देन उसने मेरे को बताया सर डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, लेकिन और एक बात है, आप यहाँ उड़ीसा से वेस्ट बंगाल चले जाइए, वेस्ट बंगाल से मान लीजिए आप मुंबई चले जाइए, और मुंबई से मान लीजिए वहाँ पे आपको दिल्ली का फ्लाइट मिल जाएगा। यहाँ पे उसने किया सेम फ्लाइट में और कोई फ्लाइट चेंज करके ये सप्लायर मेरे को क्या कर दिया, एक टिकट उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक इशू किया, दूसरा टिकट वेस्ट बंगाल से मुंबई तक इशू किया, और तीसरा टिकट मुंबई से दिल्ली तक इशू किया। उससे हम क्या मान लेंगे, उससे हम क्या मान लेंगे, कॉन्टिन्यूस जर्नी मान लेंगे, राइट। आइदर ये एक ही टिकट में हो और मोर देन वन टिकट में हो, लेकिन कंडीशन क्या है, सच टिकट और इनवॉइस शुड बी इशूड एट द सेम टाइम। वो सिंगल सप्लायर इशू कर सकता है और मोर देन वन सप्लायर, दैट इज सप्लायर का एजेंट हमको इशू कर सकता है, and which involves no stopover between any legs of journey. This is called as your legs of journey. No stopover means no stopover means वो मान लीजिए उड़ीसा से जो वेस्ट बंगाल जाएगा, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल जो जाएगा, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल जो जाएगा, वेस्ट बंगाल में 3 घंटे तक क्या होगा, फ्लाइट रुकेगा। फ्लाइट ए से फ्लाइट बी में, मान लीजिए फ्लाइट ए में उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक गया, जो फ्लाइट बी में वो जाएगा वेस्ट बंगाल से मुंबई, वो 3 आवर्स का क्या है 3 आवर्स का क्या है, इंटरवल टाइम है, राइट। मान लीजिए ये 3 आवर के अंदर क्या किया, वेस्ट बंगाल का कहीं एक जगह घूमने के लिए चला गया, राइट। आसपास मान लीजिए आपका था साइंस सिटी, कलकत्ता साइंस सिटी था, एक टैक्सी का टिकट यहाँ पे ले गया, वेस्ट बंगाल से साइंस सिटी तक क्या ले गया, टैक्सी का टिकट ले लिया। यहाँ पे जो ये बंदा जा रहा है वेस्ट बंगाल से, मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल से साइंस सिटी तक और वापस साइंस सिटी से वेस्ट बंगाल तक आ रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस जर्नी में कवर नहीं होगा। दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से एयरपोर्ट से जो भी साइंस सिटी तक वो जा रहा है और साइंस सिटी से वेस्ट बंगाल एयरपोर्ट तक ये आ रहा है, वो एक दूसरा जर्नी हो जाएगा, ये वाला कॉन्टिन्यूस जर्नी में कवर नहीं होगा। ओके, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, पेज नंबर था 14, यस, उसी पेज में थे, एक मिनट, एक मिनट, मान लीजिए मैं उड़ीसा से मुंबई जा रहा हूँ और सेम फ्लाइट में सॉरी सेम टिकट में मुंबई से उड़ीसा आ रहा हूँ,
सेम टिकट मतलब एक टिकट में मेरा अप डाउन 2 ट्रिप का एक ही टिकट है, ये कॉन्टिन्यूस जर्नी में कवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है उड़ीसा में जो मुंबई जाऊंगा ये जर्नी नंबर 1 होगा और मुंबई से जो उड़ीसा आऊँगा वो जर्नी नंबर 2 होगा। जर्नी नंबर 1 में जहाँ में मैंने एम्बार्क किया वो हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज उड़ीसा हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। जर्नी नंबर 2 में मैंने फ्लाइट से कहाँ से एम्बार्क किया, मुंबई एयरपोर्ट से एम्बार्क किया, तो जर्नी नंबर 2 में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ध्यान दीजिए उड़ीसा से मुंबई तक जाना और मुंबई से सेम टिकट में उड़ीसा आना वो क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस जर्नी नहीं है। ये बात मेरे को आप लोगों को मेरे को ये बताना था, मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर मैं एक टिकट में उड़ीसा से कहीं दूसरे प्लेस को जा रहा हूँ और उसी टिकट से मैं फिर उड़ीसा को आ रहा हूँ तो वो कॉन्टिन्यूस जर्नी का डेफिनेशन में नहीं आएगा, राइट। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया उड़ीसा से मैं मुंबई जा रहा हूँ और मुंबई से मैं उड़ीसा आ रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरा एक ही टिकट में ये 2 अप डाउन का ट्रैवल करने का टिकट मेरे पास है, तो उसी केस में जर्नी नंबर 1 में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहाँ से मैंने एम्बार्क किया, दैट इज़ उड़ीसा हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरी केस में जर्नी नंबर 2 में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई एयरपोर्ट, दैट इज़ मुंबई जहाँ पे मैंने एम्बार्क किया, राइट। ओके, अभी आज का ये लास्ट वाला पॉइंट सेक्शन 10 में ये बोल रहा है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेयंस इंक्लूडिंग वेहिकल, एयरक्राफ्ट एंड ए ट्रेन और मोटर व्हीकल। मान लीजिए मैं एयरक्राफ्ट में जा रहा हूँ उड़ीसा से मुंबई, ड्यूरिंग माई ट्रांजिट मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि मेरे को फ्रेट में क्या चाहिए, कुछ सोडा पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए या मैगी चाहिए। तो उसी केस में ऑन बोर्ड और कन्वेयंस में मेरे को जो भी सर्विस क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है और मैं जो भी सर्विस ले रहा हूँ उसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऑन बोर्ड ए कन्वेयंस। दैट मीन्स जहाँ पे मैं ऑन बोर्ड में आया उसी प्लेस को क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सर्विस माना जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं उड़ीसा से मुंबई जा रहा हूँ, राइट। जब भी मैंने उड़ीसा से मुंबई जा रहा था तो ड्यूरिंग माई ट्रैवल मैंने क्या किया, कॉफ़ी मंगा ली, राइट, कॉफ़ी मंगा ली ड्यूरिंग माई ट्रैवल। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा ऑन बोर्ड ए कन्वेयंस, दैट इज लोकेशन ऑफ फास्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ जर्नी। दैट इज मेरे केस में मैंने पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस ऑफ जर्नी, दैट इज उड़ीसा हो जाएगा मेरा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिलहाल आज तक ओके। तो आज का ये क्लास मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा आएगा उसी में हम बाकी का जो भी सेक्शन पढ़ा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो भी सेक्शन बाकी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, नमस्ते।